मेरा मेडिकल हुआ था तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, क्योंकि अच्छा। एक तो अगर आप दिखा सकते हैं कैमरे में, मेरा जी ये जी। इंडेक्स फिंगर जो है ना, ये कटी हुई थी। अच्छा। लेकिन जब वो स्लिट लैम्प से मेरी आंखों को देख रहे थे तो उनको शायद जैसा भी उनको लगा हो कि आपने लेसिक कराया हुआ है आंखों में, जो कि मैंने नहीं कराया था कभी। क्या अच्छा। मुझे कंप्लीटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। अनफिट कर दिया हाँ जी। आपको। जिसका अच्छा। मेन कारण उन्होंने यही दिया कि आपकी उंगली कटी हुई है अच्छा। एंड यू कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ड्यूटी इन द इंडियन रेल है। ठीक है। उस प्रोफोर्मा को 1000 रुपए का डीडी लगा के हम्म। आपको जो भी आपका जोनल, मतलब यहाँ जिस डिवीजन में आपका मेडिकल हो रहा है, जो भी आपका जोनल पीसीएमडी होगा, हम्म। उसके यहाँ आपको उस मेडिकल के लिए एक अपील करना होता है, ठीक है। री मेडिकल के लिए, कि मैं इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ हम्म। और मेरा री मेडिकल कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भाविक भारद्वाज, रेलवे में कार्यालय अधीक्षक। आज का जो हमारा इंटरव्यू सेशन है वो जेई इन सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग कैटेगरी के साथ होगा। आज के इस इंटरव्यू सेशन के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जेई सिविल कैटेगरी की पोस्ट कैसी होती है, इसकी वर्किंग प्रोफाइल क्या रहती है, ट्रेनिंग कितने टाइम के लिए होती है और आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, सैलरी क्या मिलेगी और आगे चल के प्रमोशन के क्या चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं किसी कारणवश से, तो उस दौरान आपको क्या करना है। ठीक है। तो जो आज हमारे साथी हैं वो भी मेडिकली अनफिट हो गए थे, तो उन्होंने फिर दोबारा री मेडिकल के लिए अप्लाई किया और उन्होंने कैसे आगे प्रोसेस किया खुद को फिट प्रूव करने के लिए। तो हम उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि आगे का उन्होंने कैसे प्रोसेस किया है। आइए दोस्तों। हेलो लोकेंद्र जी, कैसे हैं हेलो आप? भाविक जी, आई एम कैसे हैं? फाइन। आप कैसे हैं? बढ़िया है। ठीक है लोकेंद्र जी, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं लोकेंद्र यादव जी फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। और एट प्रेजेंट मैं एज अ जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन एंड ड्राइंग ब्रांच में पोस्टेड हूँ, अच्छा। फिरोजपुर डिवीज़न के। हाँ ठीक है। तो लोकेंद्र जी, जो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी जी, वो कब हुई थी? मेरी ज्वाइनिंग इसी साल की है, 25 जून 2024 की। अच्छा अच्छा। दो मेरा एग्ज़ाम जो है ये जो 2018 में आरआरबी की वैकेंसी आई थी, उस वाले एग्ज़ाम के थ्रू मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। अच्छा, तो आपकी ज्वाइनिंग काफ़ी लेट हुई थी। ये आपका मेडिकली अनफिट होने वाला रीज़न था इसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जी, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी इसमें जो है, आप अगर बीटेक ग्रेजुएट हैं आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो जी डिप्लोमा होल्डर्स हैं जी। अपने अपने अलाइड किसी ग्रुप में या मेन स्ट्रीम में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और इसके लिए एज लिमिट वगैरह क्या रहती है? एज लिमिट इसमें जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 33 है। ठीक है। पहले 33, मेरे टाइम 33 थी, बट हम्म। अभी 36 हो गई है। अच्छा अच्छा। और उसमें जो है, जो भी आपके रेलेवेंट कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरीज, उनका हम्म। अपना अपना उसमें हाँ, रिलैक्सेशन मिलता है ठीक है, एज उनको में। अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है। हाँ जी। और लोकेंद्र जी, जो इस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है? सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, पहले सीबीटी होते हैं इसमें, सीबीटी 1, सीबीटी 2, प्री ठीक है। मेंस की तरह आप ले सकते हैं उसे। अच्छा अच्छा। उसके बाद में जो सीबीटी 2 क्वालिफाई करते हैं बच्चे, हम्म। उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी करके बोलते हैं, डीवी के लिए कॉल आता है ठीक है। आपके आरआरबी से। हाँ जी। उसके बाद में आपको, जब आपका डीवी सही रहता है, वहाँ पे हम्म। आपके सारे डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं, हम्म। तो आपको नेक्स्ट डे भेज दिया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा अच्छा। और मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने आप में। अगर अच्छा आप अच्छा। किसी भी स्टेप पे फिट नहीं होते हैं, हम्म। तो डजेंट मैटर आपने पीछे के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, आप हम्म। उनमें सही थे, लेकिन आपको नौकरी ऑफर नहीं होती है नहीं की इसमें। जाती है, हाँ ठीक जी। है। लेकिन जो सीबीटी वन होता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या आता है? जो सीबीटी 1 रहता है आरआरबी का, वो मोस्टली पूरा नॉन टेक ही होता है। नॉन टेक रहता उसमें है। आपका टेक्निकल कुछ भी नहीं आना है। अच्छा अच्छा। उसमें क्या रहेगा, आपका मैथ्स आता है, हम्म। रीजनिंग आती है, ठीक है। जनरल साइंस आती है, और ठीक है। जनरल अवेयरनेस आती है। 100 नंबर का रहता है ये आपका। ठीक है। ठीक है। बाकी जो कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं, हम्म। उनका अपना अपना जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिवीजन है, हम्म। वो अब मतलब उतना एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आई ठीक गेस है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है। और जनरल साइंस के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, बाकी रिमेनिंग टॉपिक से रहते हैं। ओके ओके। और जो सीबीटी टू रहेगा उसमें क्या रहता है? सीबीटी 2 आपका 150 नंबर का होता है, 150 मार्क्स का होता है, जिसमें ठीक है। कि 100 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा। हम्म। बाकी 50 नंबर में आपका ये नॉन टेक वाला पोर्शन रहता है, अच्छा जिसमें कि प्रीलिम्स से डिफरेंस ये रहता है कि इसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता है। अच्छा। अच्छा। सिर्फ आपका साइंस, रीजनिंग वगैरह का पार्ट रहेगा, हम्म। बट मैथ्स नहीं आएगा इसमें, ठीक जो है, कि सीबीटी 1 में आता है। मतलब 100 नंबर का टेक्निकल रहता है और हाँ 50 जी। नंबर का नॉन टेक्निकल हाँ। रहता है।
ठीक है, तो फिर जैसे आपका CBT 2 हो जाता है तो फिर आपका DV होता है। हाँ, अगर आप तो CBT 2 क्वालिफाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है आरआरबी की तरफ से। हाँ ठीक है, तो DV में हमको क्या क्या लेके जाना पड़ता है वो? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर इशू होता है तो उसके साथ में आपको ये आरआरबी की तरफ से मेंशन रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड रखने हैं। हम्म, और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है ध्यान देने की आप लोगों के लिए कि हम्म, जो भी आपने डिटेल्स आपके फॉर्म में फिल किए हुए हैं वो सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट से मैच करने चाहिए। ठीक है। लाइक कई बार होता है कैंडिडेट्स ऐसा कुछ कर लेते हैं कि फादर नेम में कोई चीज मिस कर दी, जो डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखी हुई थी वहां कुछ और लिख दी। अच्छा अच्छा। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो जाता है, आपकी मार्कशीट पे कुछ और लिखा हुआ था, एट प्रेजेंट वो कुछ और है। अच्छा। तो वहां पे क्या होगा, इसमें कोई परेशान होने वाली चीज नहीं होती है, वो लोग बस एफिडेविट सबमिट कराते हैं। अच्छा अच्छा। आपको एक अपनी तरफ से घोषणा पत्र उनको देना होता है कि जो भी डिटेल इसमें दी हुई है मैं इसको सत्यापित करता हूँ और अच्छा मतलब ये मेरी जानकारी में सही है। दैट्स इट। अच्छा, ये हमको एफिडेविट देना होगा। हाँ जी। अगर किसी कैंडिडेट को पहले ही पता चल जाता है कि मैंने ये चीज गलत भर दिया फॉर्म में, तो वो हाँ पहले भी एफिडेविट लेके जा हाँ सकते जी, हैं? पहले से भी तैयार करा के आप कर लेके जा सकते सकते हैं। हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, तो फिर आपके DV के बाद आपका मेडिकल होता है। हाँ। तो मेडिकल के लिए क्या स्टैंडर्ड रहता है सिविल कैटेगरी में? सिविल कैटेगरी में जेई के लिए A3 से C1 तक मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगते हैं, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट जिसके लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मोस्टली डिपार्टमेंट जो है वो A3 वाले रहते हैं, A3 और B के रहते हैं, लेकिन C1 का एक आध दो ही होता है। अच्छा, तो जैसे हाँ आपका जी। मेडिकल हुआ था तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी उसमें? हाँ, मेरा मेडिकल हुआ था तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, अच्छा। क्योंकि एक तो अगर आप दिखा सकते हैं कैमरे में, मेरा ये इंडेक्स फिंगर जो है ना ये कटी हुई थी, अच्छा ये अच्छा। बचपन में कट गई थी। ठीक है। एक तो इसकी वजह से मुझे इशू आया था। हम्म, दूसरा वहाँ पे क्या होता है, रेलवे के मेडिकल में हमेशा आईज के टेस्ट पे काफ़ी जोर दिया जाता है। हम्म, तो जब वहाँ पे डॉक्टर स्लिट लैंप से मेरी आईज को चेक कर रहे थे, जी। विजन तो मेरा ओके था, डिस्टेंस विजन और कलर विजन मेरा ओके था, ठीक है। लेकिन जब वो स्लिट लैंप से मेरी आंखों को देख रहे थे तो उनको शायद जैसा भी उनको लगा हो कि आपने लेसिक कराया हुआ है आंखों में, जो कि मैंने नहीं कराया था कभी। अच्छा। हाँ, तो उनको ऐसा लगा कि मैंने लेसिक कराया हुआ है और उन्होंने मेरी रिपोर्ट में ऐसा मेंशन कर दिया कि अच्छा। आपने दोनों आंखों में लेसिक करा रखा है। ठीक है। तो तो उसकी फिर वजह से ये हुआ कि रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है, अगर आप अपनी आंखों में लेसिक करा के रखते हैं तो आपको A3 से B के किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं किया जा सकता, आप C1 कैटेगरी के लिए ही एलिजिबल बचते हैं। ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, पहला तो मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड लो हो गया। हम्म, उसके बाद में जब फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जहाँ आपके बॉडी पार्ट्स और ये सारा हाइड्रोसील एंड ऑल चेक होता है जहाँ पे, तो वहां डॉक्टर ने देखा कि मेरी ये उंगली कटी हुई है। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है इसका एक्सरे सबमिट कराइए हमें। अच्छा अच्छा। तो मैंने नेक्स्ट डे जब उनको एक्सरे सबमिट कराया, जी। जो भी उन लोगों का आपसी डिस्कशन रहा हो, जो रेलवे का मेडिकल मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने मुझे किसी भी जॉब के लिए फिट डिक्लेयर नहीं किया, अच्छा। मुझे कंप्लीटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। फिट कर दिया हाँ जी, आपको। जिसका अच्छा मेन कारण उन्होंने यही दिया कि आपकी उंगली कटी हुई है अच्छा। एंड यू कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ड्यूटी इन द इंडियन रेलवेज। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में हर एक कैंडिडेट के पास रेलवे की तरफ से एक रेमेडी रहती है। जी। आपका जो भी मेडिकल हुआ है जहाँ कहीं भी डिविजनल हॉस्पिटल में, हम्म, और अगर आप किसी भी स्टेज पर से सेटिस्फाई नहीं है तो एक प्रोफोमा ए करके रहता है, जी। आप उस प्रोफोमा को हम्म, साइन करा करके किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर से जो उस चीज का स्पेशलिस्ट है जिसमें कि आपको अनफिट किया गया है, ठीक है। उस प्रोफोमा को 1000 रुपए का डीडी लगा के आपको जो भी आपका जोनल, मतलब यहाँ जिस डिवीजन में आपका मेडिकल हो रहा है, जो भी आपका जोनल PCMD होगा उसके यहाँ आपको उस मेडिकल के लिए एक अपील करना होता है, ठीक है। रीमेडिकल के लिए, कि मैं इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ हम्म, और मेरा रीमेडिकल कराया जाए। जी जी। तो ये रेलवे की तरफ से आपको रेमेडी दी हुई है। ठीक है, हाँ जी। तो आपने उसके लिए अप्लाई किया? हाँ, मैंने अप्लाई किया उसके लिए, ठीक है। लेकिन अनलकीली मेरी वो अपील भी रिजेक्ट कर दी गई वहां से। अच्छा। PCMD मेरा जो है नॉर्दर्न रेलवे में लगता था, हाँ हाँ। क्योंकि मेरा मेडिकल जो है मुरादाबाद डिविजनल हॉस्पिटल में हुआ था, ठीक है। तो वो नॉर्दर्न रेलवे में लगता है। तो मैंने जो अपील भेजी थी ये बड़ौदा हाउस PCMD जो है इनके यहाँ भेजी हुई थी, जी जी। बट वहां से भी मेरी अपील रिजेक्ट हो गई थी। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने क्या तो किया? ये मेरी लास्ट रेमेडी थी जो रेलवे की तरफ से मेरे पास अवेलेबल थी। अच्छा। तो आफ्टर ऑल उसके बाद मुझे जो है वो कोर्ट के पास जाना पड़ा जी। अपने लिए जस्टिस मांगने के लिए, हम्म, क्योंकि
मेरी उंगली कटी हुई है, ये मुझे दिख रहा था कि मेरी उंगली कटी हुई है, बट जो लेसिक वाला एक मेरे अगेंस्ट वहां पे रिपोर्ट में लिखा गया, लेसिक मेरे कभी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। तो ये बात मुझे पता थी कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, एंड एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि अब मुझे कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है। तो मैंने जो है इस टाइप के सर्विस रिलेटेड मामले जो होते हैं, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट करके जो होता है, जी जी। वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। कैट में मैं गया, कैट में मेरा जो भी केस चला, उसके बाद में वहां से ऑर्डर पास हुआ कि इनका रिमेडिकल करो, अच्छा अच्छा। और अगर रिमेडिकल में फिट पाए जाते हैं तो इनको नौकरी ऑफर करो। अच्छा, तो फिर कोर्ट के थ्रू आपको रीमेडिकल हाँ के लिए जी, ऑफर किया गया। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद में मेरा रिमेडिकल हुआ, जी जी। वहां पे मैं C1 कैटेगरी में फिट हुआ, अच्छा अच्छा। और मेरी मेरिट के हिसाब से फिर मेरिट और जो मैंने प्रेफरेंस भरा था जी जी। उसके हिसाब से मुझे डिजाइन एंड ड्राइंग दे दिया गया। हाँ, तो लोकेंद्र जी, आप हमारे व्यूअर्स को कोई सजेशन देना चाहेंगे कि मेडिकल से पहले वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि वो मेडिकली अनफिट ना हो, ऐसा कुछ? हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि उसके साथ ऐसी कोई डेफिशिएंसी है, जस्ट लाइक मेरी उंगली कटी हुई थी, जी जी। और किसी की बाई एक्सीडेंट उंगली एनी हाउ टूट गई हो, या उल्टी सीधी जुड़ गई हो, या और कोई डिफॉर्मिटी हो उनके साथ में, या जैसा मेरा आईज के साथ में इशू हुआ था, अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि उसके आईज में ऐसा कोई इशू है, लाइक विजन प्रॉब्लम है या कुछ, तो ऐसे कैंडिडेट्स को किसी एक अच्छे गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपनी एक रिपोर्ट तैयार करा लेनी चाहिए। और यहाँ ध्यान देने की चीज ये है कि वो रिपोर्ट वहां से सर्टिफाई भी करा लेनी चाहिए आपको। उनका कोई एक स्टैंप या कुछ उस पर होना चाहिए जो इसकी लीगल वैलिडिटी बनाता हो कि हाँ वहां से आपने कराया हुआ है। ठीक है। हाँ जी, ये आप मेडिकल के टाइम पे अगर जरूरत पड़ती है तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो वहां पे, अगर आपके पास अवेलेबल रहेगा तो, क्योंकि वहां उतना समय नहीं देते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा। अगर आपको अनफिट कर दिया तो फिर कर दिया, ठीक है। फिर आप मतलब और ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। बताइए। हाँ, एक चीज ये भी है कि ये जो इस टाइप के फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं कुछ लोगों को, है ना, आज के टाइम में बड़ा कॉमन है, इसको लाइपोमा बोलते हैं। और लाइपोमा जो है ये कोई डिजीज नहीं है एक्चुअली, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो मतलब क्योर नहीं हो सकती है मेडिकली। तो इसका क्या है कि जब मेरा मेडिकल हुआ था तो मुझसे इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट मांग रहे थे। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ में ये सब इशू भी है तो ऐसे कैंडिडेट को इसका भी एक अपना मेडिकल टेस्ट करा के अपने साथ रखना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ पे दिखा सके कि ये लाइपोमा ही है। अच्छा अच्छा, मतलब तो हमारे व्यूअर्स को ये सब चीज़ें पहले से ही कर लेनी चाहिए। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम लग रही है अपनी बॉडी में तो वो ये सारी चीज़ें पहले से ही करके अपनी तैयार रखें। ठीक है लोकेंद्र जी, जैसे फिर आपकी पोस्टिंग हो गई थी, आप जी मेडिकली फिट हो गए थे जी लास्टली, तो आपको जॉब ऑफर कर दी गई थी। जी। तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हुई। हाँ जी तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग कितने पीरियड के लिए होती है और ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है? जी। ट्रेनिंग एक्चुअली जेई की जो है वो 1 साल पीरियड रहता है। ठीक है। 1 साल तक आप एज अ प्रोबेशनर काम करते हो, जिसमें कि आपको 6 महीने फील्ड ट्रेनिंग और 6 महीने आपको इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो चूंकि मुझे डिजाइन एंड ड्राइंग मिला हुआ है, मुझे डिजाइन एंड ड्राइंग में फील्ड पे कोई वर्क के लिए नहीं जाना है, मैं ऑफिस में ही पोस्टेड रहता हूँ, डीआरएम ऑफिस में। और जो भी आपका वर्क रिलेटेड चीजें रहती हैं यहाँ पे कि किस टाइप का आपको काम करना है इन फ्यूचर आकर के, वो सब आपको जो भी आपके सीनियर हैं वो बताते रहते हैं। लाइक एस्टिमेट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, मोस्टली ड्राइंग का काम रहता है, तो वो ड्राइंग आप कैड पे कैसे बनाओगे, किस टाइप की ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स में क्या चीजें आपको नोट करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको आपके मतलब सीनियर्स के थ्रू सीखने को मिलती है। तो जब आपको इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए कानपुर भेजा जाता है, कानपुर में सिविल इंजीनियर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सीटा करके बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग अकेडमी, कानपुर में है ये। तो वहां जाके फिर क्या होता है, आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं, वहां आपको मतलब स्टडी मटेरियल भी मिलेगा चीजों का, वहां से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। बाकी ऑफिस में आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं चीजों की कि मतलब आपको इन फ्यूचर किन चीजों से डील करना है। अच्छा, और ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो टाइमिंग रहती है और जो सैलरी बनती है वो क्या बनती है? ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो टाइमिंग है वो नॉर्मल ऑफिस वाला ही रहेगा, मोस्टली 10 to 6 और 9 to 5, जो भी आपका नॉर्मल टाइमिंग रहता है वही टाइमिंग आपको फॉलो करना है, कोई ओवर टाइम नहीं करना होता। और जो सैलरी का रहता है वो आपको बेसिक प्लस डीए मिलता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका, तो उसके अलावा कोई अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे।
और जैसे आपको कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाती है ट्रेनिंग पे, तो आपको छुट्टियां मिल जाती हैं? हाँ जी, छुट्टियां आपको मिलती हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज को जितनी छुट्टियां ग्रांट होती हैं उसकी आधी छुट्टियां आपको मिलती हैं ट्रेनिंग के हाँ दौरान? जी। और सीएल पूरी मिलती है। हाँ, सीएल पूरी मिल जाती है, बाकी जो अदर छुट्टियां हाँ होती जी। हैं, हाँ, जो अदर लीव्स होती हैं वो आपको आधी हाफ मिलती मिलती हैं हैं। एज कम्पेयर टू परमानेंट एम्प्लॉयज के। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा लोकेंद्र जी, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे, आप जैसे सिविल कैटेगरी में आपने जो प्रेफरेंस डाली थी, वो किस ऑर्डर में डाली थी? जी, मेरा पहला प्रेफरेंस जो था वो वर्क्स था। जी। उसके बाद मैंने डिजाइन एंड ड्राइंग दिया हुआ था। हम्म, उसके बाद ब्रिज था। जी। और शायद मेरे टाइम पे डीएमएस की पोस्ट भी थी, मैंने उसके बाद डीएमएस भरा था। और सबसे लास्ट मैंने पीवे का भरा था, क्योंकि फील्ड जॉब रहती है मोस्टली और काफ़ी हेक्टिक होती है। अच्छा, अच्छा। तो इस वजह से मैंने पीवे का सबसे लास्ट प्रेफरेंस दिया हुआ था। अच्छा, तो जो आपको अलॉट हुई थी वो सेकंड नंबर वाली आपकी हाँ जी। प्रेफरेंस अलॉट हो गई हाँ थी? जी। ठीक है लोकेंद्र जी, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलती है, तो जी, पोस्टिंग आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है इसमें? पोस्टिंग आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हो रहा है। अगर आपको मेरी तरह मान लीजिए डिजाइन एंड ड्राइंग अलॉट होता है, हम्म, तो डिजाइन एंड ड्राइंग का स्टाफ मोस्टली जो है डीआरएम ऑफिस में ही पोस्टेड रहता है। ठीक है। जो भी आपका डिविजनल हेडक्वार्टर होगा आप वहीं पोस्टेड रहते हो हम्म, लाइफ टाइम के लिए। अच्छा। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो किसी और डिपार्टमेंट में जाने के लिए, तो हो सकता है डीआरएम अप्रूवल से आपको वहां पे भेज दिया जाए। अच्छा, अच्छा। यस। ठीक है, और बाकी अदर डिपार्टमेंट में जैसे पीवे वगैरह में होती है, तो आपकी पोस्टिंग फील्ड में होती हाँ, है? पीवे वगैरह की पोस्टिंग मोस्टली आपकी फील्ड पे ही रहती है। इवन जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो भी फील्ड की ही जॉब है। फील्ड की जॉब? हाँ, आपको फील्ड में ही रहना होता है। हम्म, और जो ब्रिज है, ब्रिज का मुझे उतना बहुत आइडिया नहीं है, बट मोस्टली उनका मिक्स टाइप का रहता है। साइट पे भी जाना होता है और ऑफिस वर्क भी रहता है। मोस्टली ऑफिस वर्क रहता है उनका। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। हाँ, ठीक है, फिर आपकी पोस्टिंग होने के बाद आपकी सैलरी में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाता है, तो हाँ, वो किस कारण आता है, किस किस चीज़ों में आता ट्रेनिंग के बाद में जब आप प्रोबेशनर से एक परमानेंट एम्प्लॉय बनते हैं, है? तो आपके जो रिमेनिंग अलाउंसेस होते हैं, जस्ट लाइक एचआरए, टीए होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, ठीक है। ये सारे ऐड हो जाते हैं। तो आई गेस आपकी सैलरी जो है वो 60 प्लस समथिंग पहुंच जाती है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अच्छा लोकेंद्र जी, जो इस पोस्ट में, जेई की पोस्ट में आगे चल के प्रमोशन के चांसेस रहते हैं, जी। वो आप कहाँ तक जा सकते हैं? जी, प्रमोशन का स्कोप पहली चीज तो डिपेंड करता है कि आपके जो सीनियर पोस्ट हैं वो कितने वैकेंट हैं आपके डिवीजन में। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जब आपकी 1 ईयर ट्रेनिंग और 3 साल की जॉब जब आपकी हो जाती है, तो आप एसएससी प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी आपको प्रमोट कर दिया जाता है। एसएससी के बाद में क्या होता है कि आप जो है, जब आपकी 5 साल की सर्विस हो जाती है, तो एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके होता है, एलडीसी, जी, जी। आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू आप एडीएन के लिए प्रमोट होते हैं। अच्छा, अच्छा। बट जूनियर ग्रेड में 4800 ग्रेड पे आपको प्रमोशन मिलता है उसमें। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे जैसे आपका प्रमोशन चलता रहेगा, एडीएन, डीएन, ये सारे भी आप जा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब जो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए वो हमारी जेई जेई की पोस्ट पे होनी चाहिए, हम हाँ जी। 4200 ग्रेड पे थे। हाँ जब जी, हमारी 5 साल की सर्विस हो जाती है, तो हम एडीएन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। ठीक है लोकेंद्र जी, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि आपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था? जी, एक्चुअली मैं जो भी व्यूअर्स हैं आपको उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपका जो फोकस है वो मोस्टली आपका जो सिलेबस एक वेल डिफाइंड होता है, उतने में ही आपको कंस्ट्रेंट रहना है। मोस्टली उस पर ही फोकस करना है आपको। प्री में टेक्निकल तो आना नहीं है, टेक्निकल आएगा नहीं उसमें, तो आपको जो भी आपका नॉन टेक है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तमाम सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन आज के ज़माने में। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि किसी एक जो भी टीचिंग प्रोफेशनल है उस किसी एक का आप ट्राई करो। अगर आपको वो अच्छा लगता है उसी एक को फॉलो करो, बस इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बट चीजों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस करना काफी हाँ जी, इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहां जाके आपको सोचना नहीं है, सीधे बस अप्लाई करना है और आंसर निकाल देना है। अच्छा। वहां कोई भी आपको बहुत घुमाया फिराया हुआ चीजें नहीं पूछनी है उनको। तो यही एक की है कि प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अगर कोई बुक वगैरह जानना चाहें हम कि आपने कौन सी बुक को फॉलो किया था? जी, इस लेवल के एग्जाम के लिए मैंने वैसे कोई बुक तो रेफर नहीं करी थी, स्पेशली टेक्निकल सिलेबस के लिए तो नहीं रेफर करी थी। बट हाँ, मैं जीएस जो है, जीएस वाला पोर्शन है, उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा एक अरिहंत पब्लिकेशन की एनसाइक्लोपीडिया करके आती है, वहाँ से आप साइंस कवर कर सकते हो।
अच्छा अच्छा। और लूसेंट को भी आप रेफर कर सकते हो, हम्म, लूसेंट का जो जीएस का आता है। ठीक है। तो ये मोर देन इनफ है। बाकी अगर किसी को ऑनलाइन कोई बेटर लग रहा है तो ही वो कैन गो प्रेफर फॉर कर इट। सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो लास्टली लोकेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को कोई सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे वो इस एग्जाम को क्रैक करें? मेरा सजेशन यही है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए खूब सारी। और अगर कोई चैनल आपको ठीक लगता है यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, तो भले ही आप उनके थ्योरी पे उतना ध्यान मत दीजिए, बट वो जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहे हैं, आप उनको उतने टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। बाकी कंसिस्टेंटली मेहनत करे रहिए और श्योरली यू विल गेट सक्सेस। ओके लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत टाइम बहुत निकालने धन्यवाद के लिए। आपके चैनल पर बुलाने के लिए ओके। भावित जी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।